हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यहाँ पर हम प्रगतिवाद प्रयोगवाद नई कविता के क्वेश्चन देखने वाले हैं। फटाफट से हम इनका रिवीजन करेंगे, ठीक है। हालांकि ये जो क्लासेस हैं वो पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ, है ना। लेकिन हम थोड़ा सा फटाफट से इनका रिवीजन कर लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है और इसके बाद हमारी फिर जो क्लासेस होंगी वो एमसीक्यू बेस्ड रहने वाली है, ठीक है। तो हमें 2000 प्रश्न है जो आपको करवा चुकी हैं वन लाइनर में, है ना। अगर आप सारी क्लासेस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, और इनकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो कल तक के लिए ऑफर है। केवल और केवल 41 रुपए में ये आपको पूरी जो 2000 प्रश्नों की पीडीएफ है वो मिल जाएगी, लेकिन ऐप पर मिलेगी। ऐप का नीचे आपको दिख रहा है, जिसका उसमें कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, वहां से आप जा करके ले सकते हो। तो हिंदी साहित्य प्रगतिवाद चलते हैं, हम फास्ट चलेंगे बिल्कुल, ठीक है। जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो ये 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रगतिशील जो युग है, प्रगतिवाद जो युग है, इसकी शुरुआत भी 1936 ईस्वी से मानी जाती है, ठीक है। ये याद रखना है। सर्वप्रथम प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये पेरिस में हुई थी 1935 ईस्वी में। सबसे पहले प्रगतिशील लेखक संघ यानी कि पूरे विश्व में सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो ये पेरिस के अंदर हुई थी, फ्रांस, पेरिस 1935 में। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो ये है मार्क्सवाद। ये मार्क्सवाद का पूरा प्रभाव है प्रगतिवाद के ऊपर। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई युगवाणी रचना को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई सुमित्रा ब- सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचना है युगवाणी, और इसे प्रगतिवाद का पहला खड़ी बोली का प्रथम काव्य माना जाता है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, ठीक है, इन्होंने माना है। नागा अर्जुन नागा अर्जुन संस्कृत और मैथिली में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो ये लिखते थे यात्री उपनाम से। नागा अर्जुन जी नागा अर्जुन संस्कृत और मैथिली इन दोनों भाषाओं में जब रचनाएं करते थे तो ये यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते थे। देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किसने किया है? तो ये किया है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद किया है देश विदेश की कविताएं शीर्षक से, और ये केदारनाथ अग्रवाल जी ने किया है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में किस उपनाम से रचनाएं करते थे? तो ये बालेंदु उपनाम से करते थे, ठीक है। पूछा जा सकता है बालेंदु उपनाम किसका है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी का है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस प्रगतिवादी काव्य कवि की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है? तो ये नागा अर्जुन को दी है, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागा अर्जुन की जो कविताएं हैं उनको नुक्कड़ कविता कहा है। बहुत ही अच्छे तथ्यात्मक क्वेश्चन है। मोस्टली यहाँ पर आपको रचनात्मक बेस्ड कम बल्कि तथ्यात्मक क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो आजकल के पैटर्न के अनुसार ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ये काव्य रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है। पक्षी उन्मुक्त गगन के। अवध का किसान कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये त्रिलोचन को जाना जाता है। अवध का किसान कवि किसे कहते हैं? त्रिलोचन जी को कहते हैं। पिघलते पत्थर और राह के दीपक, ये दोनों मुक्तक काव्य किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये लिखे हैं रांगे राघव जी ने। पिघलते पत्थर और राह के दीपक, ये दोनों मुक्तक काव्य हैं किसके? रांगे राघव जी के। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये है त्रिलोचन शास्त्री। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये भी नागा अर्जुन जी के द्वारा लिखी गई हैं। प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये नागा अर्जुन को कहा जाता है। प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसे कहते हैं? नागा अर्जुन को कहते हैं। युग की गंगा नींद के बादल जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं, ठीक है। सारी रचनाएं किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं।
भस्मांकुर नामक खंड काव्य किसके द्वारा लिखित है? तो ये नागार्जुन ने लिखा है। भस्मांकुर जो नामक खंड काव्य है ये नागार्जुन जी का है। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? तो यह राम के प्रति 1935 ईस्वी में लिखा था। नागार्जुन की खड़ी बोली में सबसे पहले प्रकाशित कौन सी रचना हुई थी? तो राम के प्रति हिल्लोल जीवन के गान, हिल्लोल जीवन के गान, युग का मूल, प्रलय सर्जन, मिट्टी की बारात, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ये सारी की सारी जो रचना है वो किसकी है? तो ये है शिव मंगल सिंह सुमन की। हिल्लोल जीवन के गान, युग का मूल, प्रलय सर्जन, मिट्टी की बारात और हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ये सभी रचनाएं शिव मंगल सिंह सुमन की है। माझी ना बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्ति है। माझी ना बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता, ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। रांगे राघव का मूल नाम क्या था? तो ये था त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। त्र्यंबक वीर राघवाचार्य रांगे राघव का मूल नाम है, पूछा जा चुका है, याद रखना। समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये है नागा अर्जुन की। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। हमारे साहित्य का नारा कला कला के लिए नहीं बल्कि संसार बदलने के लिए है, ये कथन किसका है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। मुंशी प्रेमचंद जी जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में लखनऊ में, तो उसके पहले अध्यक्ष बने थे। और जब अध्यक्ष बनते हैं तो अध्यक्ष ने जो बातें बोली थी, जो अपने भाषण दिए थे, उनमें उन्होंने ये वाला नारा दिया था। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रगतिवाद जो शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किया था मुक्ति बोध ने। ठीक है, मुक्ति बोध ने सबसे पहले प्रयोग किया था। नागा अर्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था, दरभंगा के तरौनी गांव में। ठीक है, दरभंगा के तरौनी गांव में नागा अर्जुन जी का जन्म हुआ था। नागा अर्जुन ने किस पत्रिका का संपादन कार्य, और 1911 को आपको याद रखना है, इसमें 3-4 लोगों का जन्म हुआ था। 3-4 महापुरुष कवि हैं जो हमारे। अग्गे का जन्म इसी समय हुआ था। शमशेर बहादुर का जन्म भी 1911 में हुआ था। और केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म भी अभी हुआ था। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल जी, इन चारों का जन्म 1911 में ही हुआ था। स्थान अलग थे, समय एक ही था। नागार्जुन ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया था? ये किया था दीपक। ठीक है, नागार्जुन की कौन सी पत्रिका थी? दीपक थी। प्रगतिवाद के किस कवि को बाबा उपनाम से जाना जाता है? संस्कृत और मैथिली में ये जब रचनाएं करते थे तो यात्री उपनाम प्रयोग करते थे, और इन्हें ही बाबा के नाम से भी जाना जाता है नागार्जुन को। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो ये था वैद्यनाथ मिश्र। तो वैद्यनाथ मिश्र किसका मूल नाम था? नागार्जुन का नाम था वैद्यनाथ मिश्र। और इन्हें ठक्कर मिश्र के नाम से, ठक्कर मिश्र के नाम से भी जानते थे बचपन में। नागा अर्जुन ने ओ जन जन के चितेरे, ओ जन मन के सजग चितेरे, इसे आधार बना करके कविता लिखी थी। ये कविता का नाम है ओ जन मन के सजग चितेरे। ये कविता किसकी है? नागार्जुन की है। और किसको समर्पित की है उन्होंने ये कविता? तो केदारनाथ अग्रवाल को। नागार्जुन अपनी किस कविता के कारण हिंदी के राजनीतिक कवि कहलाए थे? तो ये कहलाए थे पांच पुत्र भारत माता के। इन्होंने एक रचना की थी, कविता लिखी थी, पांच पुत्र भारत माता के, और इसी के कारण ये हिंदी के राजनीतिक कवि कहलाए। नोट है यहाँ पर, प्रथम पुत्र इन्होंने महात्मा गांधी को बताया है, दूसरा पुत्र जवाहरलाल नेहरू, तीसरा पुत्र अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक, चौथा पुत्र सुभाष चंद्र बोस, पांचवा पुत्र चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ये पांच पुत्र इन्होंने अपनी रचना में बताए हैं। नागार्जुन को हिंदी सेवा के लिए भारत भारती सम्मान किसने प्रदान किया था? तो ये किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने 1987 ईस्वी में। नागार्जुन को हिंदी सेवा के लिए भारत भारती सम्मान किसने प्रदान किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। केदारनाथ अग्रवाल को अपनी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा रचना के लिए, अपनी अपूर्वा रचना के लिए इन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। केदारनाथ अग्रवाल को अपनी किस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिल चुका है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, बहुत ही इनकी प्रसिद्ध कविता है, और इसके लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिल चुका है।
आगे चलते हैं। बस्ती खिले गुलाबों की, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना किस प्रकार की विधा है? तो ये है यात्रा वृतांत। बस्ती खिले गुलाबों की केदारनाथ अग्रवाल का यात्रा वृतांत है। मित्र संवाद नामक पत्र का आदान प्रदान किसके बीच में होता था? तो ये केदारनाथ और रामविलास शर्मा जी के बीच में होता था। मित्र संवाद नामक पत्र का आदान प्रदान केवल दो लोगों के बीच में होता था, मित्र संवाद। दोनों मित्र थे और इस पत्र के जरिए एक दूसरे से बातचीत करते थे, केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा। विभ्रांत वासना के कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिव मंगल सिंह सुमन को। शिव मंगल सिंह सुमन को अपने किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है? मिट्टी की बारात के लिए 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जो बच्चे पहले पढ़ भी चुके हैं ना, उनको सभी को रिवीजन दोबारा से कर लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएं, क्योंकि एक बार में तो किसी के याद होते नहीं है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन की यही पहचान है कि जितना ज्यादा बार आप उसे शब्द को इसको दोहराएंगे ना, उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में छप जाएगा। महादेवी की काव्य साधना नामक समीक्षा ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन ने। महादेवी की काव्य साधना नामक जो समीक्षा ग्रंथ है वो शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है। त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम क्या था? तो ये है वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो ये है धरती। 1945 ईस्वी में लिखा था। त्रिलोचन का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो धरती है, 1945 में लिखा था। हालांकि ये प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं होती हैं, देखो, उनका जन्म मैटर नहीं करता कि किसका जन्म कब हुआ है या किस युग का है, वो रचनाएं मैटर करती हैं। उनकी जो रचनाएं हैं उनके आधार पर इनको प्रगतिवाद या प्रयोगवाद या सांस्कृतिक काव्यधारा या छायावाद का कवि माना जाता है। ठीक है, तो इनका पहला काव्य संग्रह 1945 में आया था, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक प्रगतिवादी कवि है। आगे चलते हैं। त्रिलोचन को खड़ी बोली और अवधि का सेतु किस आलोचक ने कहा है? तो ये कहा है बच्चन सिंह ने। त्रिलोचन को खड़ी बोली और अवधि का सेतु कहा है बच्चन सिंह ने। 5 पत्रिकाओं का संपादन किस प्रगतिवादी कवि के द्वारा किया गया था? त्रिलोचन शास्त्री ने 5 इन पत्रिकाओं का संपादन किया था। समाज, प्रभाकर, वानर, हंस और आज। आप कहीं एक जगह पर नोट कर लेना है, सारे सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 2000 प्रश्न ऐसे ही मैंने करवाए हैं और इनकी पीडीएफ भी 41 रुपए में केवल आपको मिल रही है। अगर आप चाहते हैं तो ऐप पर जा करके उसे ले सकते हैं। हाँ जी। इस प्रगतिवादी कवि का निधन मुंबई में कैंसर के कारण हुआ था। तो ये हुआ था रांगे राघव जी का। मुंबई में कैंसर के कारण इनका निधन हुआ था। रांगे राघव जी को वास्तविक ख्याति अपनी किस रचना से मिली थी? तो ये मिली थी घरौंदा उपन्यास से। रांगे राघव जी को प्रसिद्धि किस रचना से मिली? घरौंदा। राघव की किस रचना में प्रकृति की छवि का चित्रण मिलता है? तो ये मिलता है राह के दीपक में। अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर। एक सेकंड बस तो। सॉरी भाई, वो क्या है कि व्रत चल रहे हैं ना इस टाइम, तो थोड़ा सा आवाज तो ऐसी हो जाती है ना मुंह के पेट। राघव की किस रचना में प्रकृति की छवि का चित्रण मिलता है? तो राय के दीपक में मिलता है। किंवदंती पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? त्रिलोचन को जाना जाता है। ठीक है, किंवदंती पुरुष के नाम से त्रिलोचन साहब को जाना जाता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये है शिव मंगल सिंह सुमन की। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ये शिव मंगल सिंह सुमन की है। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने,
धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मायके में आई बेटी की तरह मगन है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, ये केदारनाथ जी कहते हैं। नागा अर्जुन का प्रथम मैथिली काव्य संग्रह कौन सा है? तो ये चित्रा है, 1949 ईस्वी में लिखा था। ये इनका प्रथम मैथिली काव्य संग्रह है, ठीक है, जिसके लिए ये यात्री उपनाम का प्रयोग करते थे। नागा अर्जुन की जीवनी तुम चिर सारथी इनकी जीवनी है, और ये किसने लिखी थी या किसने प्रकाशित करवाई थी? तो ये ताराचंद वियोगी ने प्रकाशित करवाई थी, ये तुम चिर सारथी के नाम से। नागा अर्जुन की जन्म शताब्दी पर जन कवि हूं मैं, इस शीर्षक से पुस्तक किसने तैयार की थी? राम कुमार कृषक ने की थी। नागा अर्जुन की जन्म शताब्दी यानी कि इनके बर्थडे पर ये जन कवि हूं मैं नाम से पुस्तक तैयार करवाई थी राम कुमार कृषक जी ने। युग धारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये नागा अर्जुन की हैं। युग धारा, युग वाणी किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है ना। और युग धारा किसकी है? तो ये नागा अर्जुन की है। और युग की गंगा किसकी है? युग की गंगा तो केदारनाथ अग्रवाल की है। युग के नाम से कई हैं, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां और तुमने कहा था। आगे क्वेश्चन है हमारा, विद्यापति की संस्कृत की 13 कहानियों को 1964 में प्रकाशित किसने करवाया था? तो ये नागा अर्जुन ने करवाया था। विद्यापति की संस्कृत की 13 कहानियों को 1964 में नागार्जुन ने प्रकाशित करवाया था। भारत की तरफ से इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? भारत की तरफ से इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी, और ये हुई थी मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के सहयोग से। ठीक है, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर का नाम आता है इसमें। प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग करते हुए प्रगतिवादी एक दृष्टि आगामी कल, ये लेख किसने लिखा है? तो ये लिखा है मुक्ति बोध जी ने। इन्होंने प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था, अभी हमने ऊपर देखा था एक क्वेश्चन, और इन्होंने इस लेख को लिखा था प्रगतिवादी एक दृष्टि आगामी कल। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताना, है ना, बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए हैं, आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे, कई बुक से इनको इकट्ठा किया गया है। ठीक है, कई बुक का कलेक्शन है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, और आपके पेपरों में इस तरह के प्रश्न है जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप जो हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं उनके पीछे मत भागिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, यूजीसी नेट हो चाहे टीजीटी पीजीटी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको एक सरकारी सीट मिल सकती है। जिस तरह कल्पना प्रणय अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है, और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की, इसी तरह सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रगतिवाद की विशेषता है। ये कथन किसका है? तो ये नामवर सिंह का। जिस तरह कल्पना प्रणय अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है, और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की विशेषता है, इसी तरह सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रगतिवाद की है। ठीक है, ये नामवर सिंह कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसे माना है? तो ये माना है करुण सतसई को। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसे माना है? करुण सतसई को माना है। जबकि डॉक्टर बच्चन ने युगवाणी को माना था, जो पंत जी की रचना है। नागा अर्जुन की हिंदी की पहली रचना राम के प्रति किस पत्रिका में छपी थी? तो ये छपी थी विश्व बंधु लाहौर में 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में राम के प्रति ये इनकी रचना छपी थी विश्व बंधु लाहौर में। नागा अर्जुन की भूमिजा नामक रचना किस पर आधारित है? तो ये सीता माता पर आधारित है। नागा अर्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए। पत्रहीन नग्न गाछ, ये इसमें मैथिली काव्य संग्रह है ये, और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिल चुका है। आगे चलते हैं, नागा अर्जुन ने चित्रा और पत्रहीन नग्न गाछ को किस संग्रह में संकलित किया है? तो ये पका हुआ यह कटहल, पका हुआ यह कटहल, इसमें चित्रा और पत्रहीन नग्न गाछ दोनों काव्य संग्रहों को संकलित कर दिया गया है। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, इस रचना का अनुवाद किस भाषा से किया गया है? तो ये बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया है नागार्जुन ने। आगे चलते हैं, पारो और नवतुरिया। पारो और नवतुरिया ये दोनों मैथिली उपन्यास हैं, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो नागार्जुन के द्वारा लिखे गए हैं।
केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचना की शुरुआत किससे मानी जाती है? युग की गंगा, जो 1947 में आई थी। ठीक है, युग की गंगा कब आई थी? 1947 में, और इसी से इनके काव्य रचना की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, केदारनाथ अग्रवाल की रचना अपूर्वा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? कृष्ण काव्य पर आधारित है ये। अपूर्वा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, वो हम ऊपर देख चुके हैं अभी। और ये कृष्ण काव्य पर आधारित है। केदारनाथ अग्रवाल का मेरे साक्षात्कार नामक इंटरव्यू किसने लिया था? नरेंद्र पुंडरीक ने लिया था। शिव मंगल सिंह सुमन की हिल्लोल प्रथम काव्य संग्रह किस पर आधारित है? तो ये प्रेरणा अनुभूति पर आधारित है। शिव मंगल सिंह सुमन की जो हिल्लोल नामक रचना है प्रथम, ये प्रेरणा अनुभूति पर आधारित है, हिल्लोल। ठीक है, इस प्रगतिवादी कवि को पद्मश्री और पद्म भूषण भी प्राप्त किया जा चुका है। तो ये शिव मंगल सिंह सुमन जी को दिया जा चुका है पद्मश्री और पद्म भूषण। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप थोड़ा सा जब इनके जन्म काल वगैरह याद रखते हो ना, तो आप थोड़ा सा इतिहास से रिलेटेड करके देख लिया करो, या जो चीज आप जानते हो उस टाइम पर अच्छे से उससे रिलेट करके देख लिया करो। ठीक है, जैसे 1911 को हम याद कर सकते हैं, दिल्ली दरबार लगा था उस टाइम पर, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतिहास की सारी डेट याद हो, है ना? मुझे याद है तो मैं ज़्यादातर इतिहास से जोड़ देती हूँ इनको, तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाते हैं। लेकिन आप ऐसे मत करिए, आपको जो चीज़ लगता है कि ईज़ी है आपके लिए याद करना, वैसे कर लीजिए। अदरवाइज़ बार-बार रिवीजन करेंगे तो भी हो जाएगा। 1919 में त्रिलोचन जी का जन्म हुआ था सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। हिंदी में सोनेट का प्रवर्तन कब हुआ था? देखो, सोनेट का जो प्रवर्तन है वो तो त्रिलोचन शास्त्री से माना जाता है, लेकिन इनकी दिगांत रचना से हुआ था 1957 ईस्वी में। ये दिगांत या दिगंत भी बोलते हैं इसे कहीं कहीं बार, लेकिन दिगांत देखा है मैंने बुक में लिखा हुआ। दिगांत रचना से 1957 ईस्वी में इसका प्रवर्तन माना जाता है। जड़ता है जी जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं त्रिलोचन शास्त्री जी की। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा। ये पंक्तियां त्रिलोचन शास्त्री जी की है। त्रिलोचन शास्त्री की नेवला नामक जो रचना है वो किस प्रकार की है? त्रिलोचन शास्त्री की नेवला नामक जो रचना है ये एक लंबी कविता है। क्या है? ये एक लंबी कविता है। रांगी राघव ने किसके उत्तर में सीधा साधा रास्ता लिखा था? तो ये भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते के उत्तर में लिखा था। रांगे राघव का एक ग्रंथ है, मतलब पुस्तक है, इनकी रचना है सीधा साधा रास्ता, और भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते, और इसी के उत्तर में लिख लीजिए या फिर से विरोध में लिख लीजिए, इन्होंने सीधा साधा रास्ता लिख डाला था। और वैसे ही इन्होंने विषाद मठ लिखा था। रांगे राघव का एक रचना है विषाद मठ, विषाद मठ नाम से, और ये आनंद मठ जो रचना है उसके विरोध में लिखा है, उनके उसके उत्तर में लिखा है। नागार्जुन ने अपनी किस कविता के संदर्भ में लिखा है कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है, प्रति हिंसा ही स्थायी भाव है? इस कविता के संदर्भ में लिखा है। दुनिया का यौवन, ये प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है। दुनिया का यौवन किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन जी की है। अजय खंडर, अजय खंडर मेधावी और पांचाली नामक तीन आख्यानात्मक काव्य किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं रांगे राघव जी ने। अजय खंडर, मेधावी और पांचाली, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? रांगे राघव जी की हैं। घुन खाए सहतीतों पर, घुन घुन खाए सहतीतों पर बारह खड़ी विधाता वाचे। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये नागा अर्जुन की पंक्तियां हैं। घुन खाए सहतीतों पर बारह खड़ी विधाता वाचे। हटो व्योम के मेघ पथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं। हटो व्योम के मेघ पथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं। ये पंक्ति किसकी है? ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं, जो कि प्रगतिवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्यधारा, छायावाद के सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, और इन्हें प्रगतिवाद का भी मतलब थोड़ी बहुत रचनाएं जो इनकी प्रगतिवाद युग में आती हैं। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही स्थान कौन से युग को प्राप्त है? तो ये प्रगतिवाद को प्राप्त है। आगे हमारा चलता है प्रयोगवाद युग, इसको देख लेते हैं। ये पूरी पीडीएफ है 2000 प्रश्नों की, है ना? 2000 प्रश्न इसमें तैयार किए गए हैं।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, है ना? मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे बाहर आपके क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाएँगे, बिल्कुल जाएँगे, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आपके काफ़ी काम आएँगे, ऐसा मेरा मुझे उम्मीद है। ट्रायड का अगर आपको अभी तक क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बच्चे नए हैं, है ना? किसी की मेहनत को थोड़ा बहुत तो एप्रिशिएट किया करो, ताकि भगवान आपकी मेहनत को भी आगे बढ़ाए और सफलता प्रदान करे। लाइक कर दिया करो वीडियो को, है ना? इतनी मेहनत करते हैं हम और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। या और भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ऐप से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में सुझाव भी दे सकते हैं, बता भी सकते हैं कि क्या किस तरह से आपको क्या चाहिए। रायण का काम सिद्धांत किस युग के कवियों के लिए प्रथम जीवन दर्शन बन गया? तो ये प्रयोगवाद बन गया। रायण का काम सिद्धांत ये प्रयोगवाद के कवियों के लिए प्रथम जीवन दर्शन बन गया। प्रयोगवादी को प्राइवेसी किसने कहा है? तो ये बच्चन सिंह ने कहा है। चार सप्तक के कवियों ने प्रयोगवाद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? प्रयोगशील व प्रयोग। चार सप्तक के जो कवि थे उन्होंने प्रयोगवाद नहीं कहा था, बल्कि प्रयोगशील या प्रयोग शब्द बोला था। प्रयोगवाद को अति यथार्थवादी काव्य परंपरा कहा जाता है। यह कथन किसका है? गणपति चंद्र गुप्त जी का है। प्रयोगवाद को अति यथार्थवादी काव्य परंपरा कहा जाता है, ऐसा गणपति चंद्र गुप्त जी मानते हैं। हिंदी में प्रयोगवादी आंदोलन अंग्रेजी के किस आंदोलन से प्रभावित है? तो यह न्यू सिग्नेचर। न्यू सिग्नेचर जो आंदोलन है अंग्रेजी आंदोलन है ना? और उसी से प्रभावित है हिंदी में जो प्रयोगवादी आंदोलन चला है। प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? ये माना जाता है लोक कल्याण की उपेक्षा। लोक कल्याण की उपेक्षा इसमें की गई है, यानी कि लोक कल्याण पर ध्यान इसमें नहीं दिया गया है। जो प्रयोगवादी है वो व्यक्तित्व संबंधी रचनाएं लिखते हैं, एक व्यक्ति से संबंधित। एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं को सप्तक किसने कहा है? तो ये अज्ञे जी ने कहा है। प्रयोगवाद की सबसे मुख्य विशेषता क्या रही है? व्यक्तिवादी कविता की प्रचुरता और उपमानों की नवीनता। कि प्रयोगवाद की सबसे मुख्य विशेषता क्या रही है? व्यक्तिवादी कविता की प्रचुरता इसमें रही है और उपमानों की नवीनता रही है। प्रयोग का कोई वाद नहीं है। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे हैं। ना प्रयोग इष्ट का साध्य है, ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है। ये कथन अज्ञे जी ने किस सप्तक की भूमिका में कहा है? तो ये दूसरा सप्तक की भूमिका में कहा है। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे हैं। ये दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नई कविता के इन श्रेष्ठ प्रोधाओं को प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है, किंतु ये हिंदी के शीर्ष पुरुष नहीं। नई कविता के इन श्रेष्ठ प्रोधाओं को प्रस्तुत करते ही ये हर्ष हो रहा है, किंतु ये हिंदी के शीर्ष पुरुष नहीं है। ये कथन तीसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी ने ही कहा है। किसने कहा है? अज्ञे जी ने ही कहा है। सुमन राजे किस सप्तक की कवियत्री है? तो ये है चौथा सप्तक की कवियत्री हैं। जो तार सप्तक था, जो पहला सप्तक था, उसमें कोई भी कवियत्री शामिल नहीं थी पहले में, ठीक है? लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे तीनों में शामिल हैं। दूसरा सप्तक में उल्लेखित 7 कवियों के नाम कौन से हैं? शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत मातर। ये शकुंत मातर कौन है? तो ये फीमेल है, यानी कि शकुंत मातर एक कवियत्री थी। हरि नारायण व्यास और नरेश मेहता। इसके अलावा धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय, ये 7 कवियों के नाम उल्लेखित हैं। इनकी रचनाओं को शामिल किया गया है किसमें? दूसरा सप्तक में। आगे चलते हैं, कुंवर नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो ये तीसरा सप्तक के कवि हैं, कुंवर नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरा सप्तक में सम्मिलित कवियत्री कौन है? तो ये कीर्ति चौधरी। चौथे में कौन थी? तीसरे में कौन है? कीर्ति चौधरी, और दूसरे में कौन है? शकुंत मातर। तीनों का नाम आपको याद रखना है, सुमन राजे, कीर्ति चौधरी और शकुंत माथुर। इनका जो असली नाम है वो शकुंत माथुर है, ना कि शकुंतला माथुर भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है, तो आप परेशान मत होना। समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोगवाद है। ये कथन किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में क्या है? प्रयोगवाद है।
आगे चलते हैं। नई कविता का नामकरण लिखित रूप में किसने किया था? अग्गे जी ने किया था। और ये किया था इन्होंने 1951 में अपने प्रतीक पत्रिका में। किसमें? प्रतीक पत्रिका में। प्रयोगवादी कविता में भावना है। प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे प्रश्न चिन्ह लगा है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिक कह सकते हैं और इसी प्रयोगवाद की अगली कड़ी को नई कविता कहते हैं। ये कथन किसका है? प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे क्या लगा हुआ है? प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिक कह सकते हैं और इसी प्रयोगवाद की अगली कड़ी को नई कविता कहते हैं। ये धर्मवीर भारती का कथन है। किसका है ये? धर्मवीर भारती का कथन है। नई कविता प्रयोगवाद का परिष्कृत रूप है। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। नई कविता प्रयोगवाद का क्या है? परिष्कृत रूप। किसने बताया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। नई कविता के प्रतिमान, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा। नई कविता की जो प्रतिमान रचना है ये लक्ष्मीकांत वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? अग्गे जी के द्वारा लिखी गई है। अग्गे ने लिखी है अगर मैं तुमको ललाती। मुक्ति बोध की अंधेरे में जो कविता है ये अपराध भावना का अनुसंधान है। ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने बताया है। मुक्ति बोध की जो कविता है, लंबी कविता है ये एक, अंधेरे में, तो इसमें अपराध भावना का अनुसंधान किसने बताया है? रामविलास शर्मा ने बताया है। मुक्ति बोध की कविता लावा है, ये किसने कहा है? तो प्रभाकर माचवे जी ने कहा है। मुक्ति बोध की जो कविता है वो लावा है, ये प्रभाकर माचवे जी कहते हैं। आगे चलते हैं। नई कविता में मुक्ति बोध की जगह वह है जो छायावाद में निराला की थी। ये कथन किसका है? तो ये नामवर सिंह का। आप बार बार रिवीजन कर लेना इनका, है ना। मैं तो थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, मेरे साथ साथ आप याद नहीं कर पाओगे। इसलिए आप क्या करना है, आपको बार बार इसका रिवीजन 2-3 बार कर लेना। ये पॉज करके आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। भयानक खबरों का कवि किसे कहा जाता है? तो ये मुक्ति बोध को कहा जाता है भयानक खबरों का कवि। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये मुक्ति बोध की हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी, ये अंधेरे में जो कविता है उससे ली गई हैं ये पंक्तियां। गगनांचल पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये किया था गिरजा कुमार माथुर जी ने। गगनांचल पत्रिका किसने निकाली थी? गिरजा कुमार माथुर जी की है। छाया मत छूना काव्य रचना किसके द्वारा लिखी गई है? गिरजा कुमार माथुर जी के द्वारा। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर जी के द्वारा लिखी गई है छाया मत छूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, नवगीत परंपरा का आरंभ कब से माना जाता है? नवगीत परंपरा का आरंभ कब से माना जाता है? 1958 में संपादित राजेंद्र प्रसाद सिंह की गीतांगनी शीर्षक से माना जाता है। 1958 में 1958 में संपादित हुई थी राजेंद्र प्रसाद सिंह की गीतांगनी, और इसी से क्या माना जाता है? नवगीत परंपरा का शुभारंभ। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? तो राजेंद्र प्रसाद सिंह को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? राजेंद्र प्रसाद सिंह को माना है। रूप रश्मि, देवलोक, मनवंतर, प्रेम गीत, जहां दर्द नीला हो, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो शंभुनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई। शंभुनाथ सिंह ने लिखी है रूप रश्मि, देवलोक, मनवंतर, प्रेम गीत, जहां दर्द नीला हो। कौन जानता है? शंभू जी जानते हैं, जहां दर्द नीला हो। झुलसा है छायानट धूप में, ये रचना किसकी है? झुलसा है, झुलसा है छायानट धूप में, ये रचना है वीरेंद्र जैन की। पिन बहुतेरे और भीतर सांकल बाहर सांकल रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई है? तो कुमार बेचैन के द्वारा लिखी गई। कुमार बेचैन ने लिखी है पिन बहुतेरे और भीतर सांकल बाहर सांकल। आगे क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों में छिपा ज्वर, ये किसकी रचना है? चंद्रकांत देव ताले। ठीक है, ताले के भीतर क्या छिपा हुआ है? ज्वर।
नवगीत हिंदी परंपरा, हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। ये कथन किसका है? श्री कृष्ण तिवारी जी का है। नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। सीढ़ियों पर धूप में, ये रचना किसकी है? सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर साय की रचना है, 1960 ईस्वी में लिखी। सीढ़ियों पर धूप में, ये रचना किसकी है? रघुवीर साय की है। ना सीमाएं ना दूरियां, ये किसके द्वारा लिखी गई अंतिम प्रकाशित पुस्तक है? तो ये है कुंवर नारायण की, 2018 ईस्वी में लिखी गई थी। ना सीमाएं ना दूरियां, ये किसके द्वारा लिखी गई अंतिम प्रकाशित पुस्तक है? कुंवर नारायण जी की। सोया हुआ जल और सड़क, ये किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखे हैं। सोया हुआ जल और सड़क, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास हैं। आगे चलते हैं। सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं, ये नाटक किसके हैं? दोनों नाटक हैं, ठीक है। इनकी विधाएं अलग अलग आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं, ये दोनों नाटक किसके हैं? तो ये नरेश मेहता जी के हैं। आगे चलते हैं। मुक्ति बोध एक अवधूत कविता नामक आलोचनात्मक कृति किसकी है? तो ये है नरेश मेहता जी की। मुक्ति बोध एक अवधूत कविता रचना किसकी है? ये नरेश मेहता की है। नरेश मेहता की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? अरण्या के लिए दिया गया था, 1988 ईस्वी में, ठीक है। नरेश मेहता को 1905, एक मिनट, नरेश मेहता की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो अरण्या के लिए दिया गया था, 1988 ईस्वी में। ये पता नहीं, आंखें बंद हो रही है मेरी तो, इतना थके रहते हैं ना, इतना काम होता है कि। केदारनाथ सिंह को अपनी किस रचना के लिए 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अकाल में सारस के लिए। अकाल में सारस रचना किसकी है? तो केदारनाथ सिंह की है। और इनको ये केदारनाथ सिंह अलग है और वो प्रगतिवाद के केदारनाथ अग्रवाल अलग थे, दोनों को अलग याद रखना है, ठीक है। इन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, अकाल में सारस। नालंदा और बख्तियार नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है। नालंदा और बख्तियार, ये दोनों कविताएं किसकी हैं? कुंवर नारायण जी की हैं। कुंवर नारायण को उनकी रचना कोई दूसरा नहीं, इनकी रचना का नाम है कोई दूसरा नहीं, है ना। बस मैं ही मैं हूँ, कुंवर कौन है? बस मैं हूँ, कोई दूसरा कुंवर नहीं है, कोई दूसरा नहीं। पर कौन से सम्मान मिल चुके हैं? तो साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान 1995 में मिले थे, दोनों ही पुरस्कार इनको, ये भी याद रखना है। अनामिका की किस कविता में, अनामिका की किस कविता में परेशान स्त्री की मनोदशा चित्रित हुई है? तो ये गलत पते की चिट्ठी। अनामिका की जो गलत पते पते की चिट्ठी रचना है, इसमें परेशान स्त्री की मनोदशा व्यक्त की गई है। आगे चलते हैं। एक और आकाश में खोज, ये कविता किसकी है? तो ये है प्रभा खेतान। एक और आकाश में खोज कविता किसकी है? प्रभा खेतान की है। सात भाइयों के बीच चंपा, ये कविता किसकी है? कात्यायन की है, कात्यायनी की है। सात भाइयों के बीच लकीरें कविता किसकी है? तो ये है मैत्रेयी पुष्पा जी की लकीरें कविता। आगे चलते हैं। मैं शब्द हूँ और अनंत संभावनाओं के बाद भी, यह दोनों कविताएं किसकी हैं? पहली इनकी रचना का नाम है मैं शब्द हूँ और दूसरी रचना है अनंत संभावनाओं के बाद भी। ये दोनों कविताएं किसकी लिखी हुई हैं? जया जादवानी के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। जया जादवानी ने ये रचनाएं लिखी। कविता जिनका हक, कविता जिनका हक, यह कविता किसने लिखी है? गीता श्री ने लिखी है। ये कविता का नाम है जिनका हक, एक कविता जिनका हक, ये पूरी रचना का नाम है और ये गीता श्री ने लिखी है। आगे क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मरजानी नामक कविता किसकी है? तो यह वर्तिका नंदा की। मरजानी नामक कविता किसकी है? वर्तिका नंदा की है। प्यार लौटना चाहेगा, प्यार लौटना चाहेगा, ये कविता किसकी है? तो नीरजा माधव की है। प्यार लौटना चाहेगा, है ना। लौटा है विजेता, ये कविता किसकी है? अर्चना वर्मा की है। लौटेगा, लौटा है विजेता। राख अंधेरी की बारिश में, राख अंधेरी की बारिश में कविता किसकी है? तो ये भी कात्यायनी की है। आगे चलते हैं। सबूत क्यों चाहिए, बुनती आवाज नामक कविताएं किसकी हैं? तो ये सुनीता जैन की रचनाएं हैं। सबूत क्यों चाहिए और बुनती आवाज,
कविता में औरत, कविता में औरत मरने की फुर्सत, ये दोनों कविताएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये अनामिका के द्वारा लिखी गई हैं। कविता में औरत और मरने की फुर्सत, ये दोनों जो कविताएं हैं ये लिखी गई हैं अनामिका के द्वारा। आगे चलते हैं। प्रवाह खेतान की किस रचना में स्वतंत्र मुक्त अल्लड़ स्त्री का वास्तविक दर्शन मिलता है? तो ये कृष्ण धर्मा में। तो प्रवाह खेतान जी जब मंदिर में रह रही थी, कृष्ण धर्मा में प्रवाह खेतान की किस रचना में स्वतंत्र मुक्त अल्लड़ स्त्री का वास्तविक दर्शन मिलता है? तो कृष्ण धर्मा में मिलता है भाई, मंदिर में नहीं रह रही थी ना, किसी और का नाम जाना गया। आओ खुली बयार नामक कविता किसकी है? ठीक है, कृष्ण धर्मा का नाम सुन के मुझे मीराबाई का ध्यान आया एकदम से। आओ खुली बयार, ये रचना किसकी है? राजेंद्र प्रसाद सिंह की है। शाम यानी कांच के, ये कविता किसकी है? कुंवर बेचैन की है। ठीक है, बेचैन की है, सामियाने कांच के। वो यही सोच सोच करके बेचैन है कि कहीं ये कांच के सामियाने बिखर ना जाए, टूट ना जाए, है ना, बेचैन हो रहे हैं कांच के सामियाने को देखकर। सोन मछली मन बसी, ये कविता किसकी है? रविंद्र भरमर की। ये सोन मछली मन बसी, किसके मन बसी? भरमर के। रघुवीर साय जी ने अपनी कौन सी रचना अपने पिता को समर्पित करके लिखी थी? हमारी हिंदी। रघुवीर साय जी ने अपने पिता को समर्पित करके लिखी थी हमारी हिंदी रचना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के क्या कह के पुकारूं नामक काव्य संग्रह में किस प्रकार की कविताएं संकलित हैं? तो ये है प्रेम कविताएं। प्रेम कविताएं संकलित हैं क्या कह के पुकारूं जो रचना है उसमें। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, ये पंक्ति किसकी है? तो यह मुक्ति बोध की। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा ढसना विष कहाँ पाया, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना पंक्तियां हैं। ठीक है, सांप इनकी एक कविता का नाम है जो कि व्यंग्य परक कविता है और उसी में ये पंक्ति कही गई है। प्रयोगवाद की निर्झरिणी कल कल छल छल करती हुई फ्रायडवाद से उपचेतन की रूह कुछ ग्रंथियों को मुक्त करती हुई दमित कुष्ठित आकांक्षा को मुक्त करती है, ये कथन किसका है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी का है ये। ठीक है, प्रयोगवाद की निर्झरनी कल कल छल छल करती हुई फ्रायडवाद से उपचेतन की रूह। प्रयोगवाद एवं नई कविता की यहाँ पर एक और रिवीजन क्लास है, इसको भी देख लेते हैं, साथ में रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ रहे हैं तो। प्रयोगवाद की समय सीमा क्या मानी जाती है? 1943 से 1953 मानी जाती है। 1943 में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का परिवर्तन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई हैं। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का ये कथन है। आप दोबारा दोबारा पढ़ लेना, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट आपको रिवीजन करवा देती हूँ। प्रयोगवाद नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो ये किया था नंद दुलारे वाजपेयी ने, जबकि प्रगतिवाद शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो मुक्ति बोध ने किया था। प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, ये कथन किसका है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा का है। इतने अच्छे से आपको क्वेश्चन करवाए जा रही हूँ मैं, है ना, तो आपका फर्ज बनता है भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर सभी बच्चे कर देना प्लीज। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब आपको करना ही है, साथ में ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। पीडीएफ अगर चाहिए तो उसके लिए बस आपको एक थोड़ा सा अमाउंट पे करना है, केवल और केवल 41 रुपए, जो ना के बराबर है। इसमें आपको 2000 प्रश्नों की पूरी पीडीएफ मिल रही है। ठीक है, और ये कल तक का समय है आपके पास। कल यानी कि नवरात्रि चल रही है, नवमी तक, उसके बाद हो सकता है ये महंगी हो जाए थोड़ी बहुत सी, है ना, ज्यादा तो नहीं होगी, लेकिन 100 रुपए तक इसकी कीमत है वो बढ़ सकती है। तो आप जल्दी करना, आज ही इसको जरूर ले लेना जो भी बच्चे वीडियो देखें। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने प्रदान की? अज्ञे ने की थी प्रतीक पत्रिका के जून 1951 ईस्वी के अंक में। प्रयोगवाद को खाली बैठे का धंधा किसने कहा है? तो ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। तार तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाटकों के संदर्भ में किसने किया था? तो ये भरत मुनि ने किया था। आप जानते हैं भरत मुनि का जो ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र। प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह का नाम देने वाले आलोचक कौन है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र हैं। प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह का नाम देने वाले आलोचक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। अज्ञे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1911 में देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था।
अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो ये भग्न दूत है। प्रयोगवाद और नई कविता का सलाह का पुरुष किसे कहा जाता है? तो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को कहा जाता है। अभी हमने ऊपर देखा था प्रगतिवाद का सलाह का पुरुष किसे कहते हैं? तो वो नागार्जुन को कहते हैं। वात्स्यायन अज्ञे जब जेल में बंद थे तो उनकी रचनाओं को अज्ञे नाम से किसने प्रकाशित करवाया था? जैनेन्द्र कुमार ने। आप समझ सकते हैं अज्ञे का मतलब होता है जिसका कुछ पता नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में तो जानकारी ना हो, उनका नाम नहीं पता था और वो जेल में जब बंद थे तो अज्ञे नाम से उनकी जो बाहर रचनाएं थी उनको प्रकाशित करवा दिया जैनेन्द्र कुमार ने। अज्ञे जी की असाध्य वीणा, अज्ञे जी की असाध्य वीणा नामक जो लंबी कविता है उसका विषय आधार क्या है? तो ये अहम भाव का विसर्जन। अज्ञे जी की रचना का नाम है असाध्य वीणा। ये एक लंबी कविता है। अज्ञे जी को अपनी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये मिला था आंगन के पार द्वार पर 1964 ईस्वी में। आंगन के पार द्वार पर 1964 में मिला था। अज्ञे की रचना कितनी नाव में कितनी बार, इस पर कौन सा पुरस्कार दिया जा चुका है? तो एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है 1978 में। अज्ञे की जो रचना है कितनी नाव में कितनी बार, इसके लिए क्या मिला है इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1978 में। मुक्ति बोध जी की एक साहित्य डायरी नामक रचना को किसने प्रकाशित करवाया था? श्रीकांत वर्मा ने करवाया था और ये इनके जीते जी करवा दिया था। बाकी इनकी सभी रचनाएं इनके मृत्यु उपरांत प्रकाशित हुई थी। एक साहित्यिक डायरी गहन अनुभूति व तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? तो ये मुक्ति बोध को कहा जाता है। अंधेरे में कविता आत्म संशोधन का अनुसंधान है, ये कथन किसका है? तो ये इंद्रनाथ मदान जी का। अंधेरे में जो कविता है वो आत्म संशोधन का अनुसंधान है, ऐसा कहने वाले कौन है? इंद्रनाथ मदान। मुक्ति बोध के काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं? तो इसमें है 28 कविताएं। मुक्ति बोध का जो काव्य संकलन है चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें 28 कविताएं संकलित हैं, जिसमें ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में ये फैंटेसी का ही हो गए। इसमें इन 28 कविताओं में ही ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में शामिल है, जिनमें फैंटेसी का पुट मिलता है। मुक्ति बोध के काव्य को निषेध का काव्य कहने वाले कौन है? तो ये नामवर सिंह है। नाश और निर्माण धूप के दान शिला पंख चमकीले, इन रचनाओं को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है गिरजा कुमार माथुर। नाश और निर्माण धूप के दान शिला पंख चमकीले। गिरजा कुमार माथुर को अपनी किस रचना के लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने, ये इस रचना के लिए गिरजा कुमार माथुर जी को क्या मिल चुका है? साहित्य अकादमी मिल चुका है। कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह देता हूँ, ठीक है, कविता में कहने की आदत तो नहीं है पर कह दूं, समाज वर्ग समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, ये पंक्ति किसकी हैं? तो ये भी मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ये कथन किसका है? तो ये वात्स्यायन अज्ञे जी, वात्स्यायन अज्ञे का ये के पंक्तियां हैं। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था शंका घुटन पुष्ट भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई देती है, ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए बैठे हैं, ये कथन किसका है? तो ये भी रामविलास शर्मा जी का है। आगे चलेंगे, प्रपद्यवाद जिसे मूल रूप से नकेनवाद कहा जाता है, इसमें कौन कौन कवि शामिल है? नकेनवाद में 3 कवि शामिल है बिहार के, जिनमें नलिन विलोचन शर्मा का नाम आता है, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है, ये 3 कवि आपको याद रखने हैं, थोड़ा बहुत बदल के दे देते हैं क्वेश्चन को, याद रखना। तार सप्तक में शामिल कवियों के नाम बताने। तार सप्तक में यानी कि जो पहला प्रथम बार प्रकाशित हुआ था उसे कहते हैं तार सप्तक, और इसमें थे अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल, ये सारे इसमें आते हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरा वह उस प्रेषण ही क्रिया को उन साधनों को जनाने का कारण है। ये कथन किसका है? तो ये अज्ञे जी का कथन है। ठीक है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, किसने बताया? अज्ञे ने बताया।
अज्ञे जी की अंतिम काव्य संग्रह कौन सी है? अंगे अज्ञे जी का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? तो ये ऐसा कोई घर आपने देखा। ऐसा कोई घर आपने देखा, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर छनवर, बावरा, अहेरी, ये सभी काव्य संग्रह किसके हैं? तो ये अज्ञे जी के द्वारा लिखे गए हैं। अज्ञे जी की जो कविता है वो सांप किस प्रकार की कविता है? तो व्यंग्य परक कविता है जो समय सभ्य समाज पर आधारित होती है। तो ये व्यंग्य परक कविता है जो सभ्य समाज पर आधारित है। 1946 ईस्वी में सेना से लौटने के बाद अज्ञे ने इलाहाबाद से फिर दिल्ली से कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो प्रतीक पत्रिका निकाली थी। पहले इलाहाबाद से फिर दिल्ली से निकाली थी। वे मित्रों की रचनाएं बेमुरौवत लौटाते थे और नए नए लेखकों से लिखवाते थे। यह कथन अज्ञे के बारे में किसका है? तो यह प्रभाकर माचवे जी का। वे मित्रों की रचनाएं क्या करते थे? बेमुरौवत लौटाते थे और नए नए लेखकों से लिखवाते थे। ऐसा प्रभाकर माचवे जी मा मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का प्रकाशन कब और किस नाम से हुआ था? तो ये हुआ था कल्पना पत्रिका में 1964 में, आशंका के दीप अंधेरे में, बाद में ये अंधेरे में प्रकाशित होने। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो बस इतना ही। आप लोग शायद पढ़ते हैं, नहीं तो बोर भी हो जाते हैं बच्चे और पढ़ते नहीं है। वैसे ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके काम आएगा। क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जरूर जरूर आपको बताना है कि यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट हिंदी की तैयारी मैं ऐप पर करवा रही हूँ रिकॉर्डेड बैच के जरिए। ठीक है, आपको सारी क्लासेस वहां पर रिकॉर्ड मिलेंगी। कल मैंने एक हिंदी उपन्यास डाला था, देवरानी जेठानी की कहानी नाम से एक उपन्यास डाला था, उसका आप जाकर के डेमो देख सकते हैं। ठीक है, कि कैसा उसमें पढ़ाया है, कैसी आपको क्लासेस जो मिलेंगी, और इसके अलावा नोट्स वगैरह भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।